हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे केसेस ऑफ नाउन यानी संज्ञाओं के कारक। तो संज्ञाओं के कारक कितने होते हैं, कारक किसको कहते हैं, तो हम इस बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है केसेस ऑफ नाउन। तो सबसे पहले केस क्या होता है? केस, तो केस क्या है? केस टेल्स अस द पोजीशन ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस। यानी जो केस है, कारक है, वो हमें नाउन की पोजीशन बताता है किसी सेंटेंस में, नाउन की पोजीशन। तो अब केस हैं वो कितने टाइप्स के हैं? तो देयर आर 5 केसेस इन इंग्लिश। यानी इंग्लिश में 5 कारक हैं। 5 कितने कारक हैं? 5। हिंदी में 8 कारक हैं। हिंदी में 8 कारक हैं, इंग्लिश में कितने हैं? 5। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस यानी इसको हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता, नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। तो इसमें क्या होगा? व्हेन ए नाउन यानी जब कोई संज्ञा इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी जब कोई संज्ञा वर्ब का सब्जेक्ट बन के आती है। जब कोई संज्ञा किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन के आती है तो उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। क्लियर? तो अब क्या होगा? इट इज ए नाउन और प्रोनाउन। अब ये देखना है कि ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। इट इज ए नाउन और प्रोनाउन हु, विच, या यहाँ पे थिंग भी हो सकता है। यानी इट इज ए नाउन, प्रोनाउन और ए थिंग, ये कोई वस्तु भी हो सकता है। हु और विच डज एन एक्शन, यानी ये कोई संज्ञा है या सर्वनाम है या कोई वस्तु है जो कार्य करती है। अब इसमें 2 चीजें आई हैं, यानी कार्य करने वाला या कार्य करने वाली। इसमें क्या आई है? क्रिया का सब्जेक्ट, यानी क्रिया का सब्जेक्ट, दूसरा कार्य करने वाला, नॉमिनेटिव केस होता है। ये 2 बातें याद रखनी है कि क्रिया का सब्जेक्ट कौन है, वो नॉमिनेटिव केस है, और कार्य करने वाला कौन है, वो नॉमिनेटिव केस है। तो इसको पहचानते कैसे हैं? पहचान देखनी है नॉमिनेटिव केस की। तो आपने हु, कौन, यानी कौन का उत्तर, कौन का उत्तर क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है। ये ट्रिक है, यानी इस ट्रिक पे आपने काम करना है। ये ट्रिक, कौन का उत्तर नॉमिनेटिव केस है। या दूसरा, हु का मतलब किसने भी होता है, किसने, तो किसने का उत्तर नॉमिनेटिव केस है। इस ट्रिक को याद रखिए। यदि आपको नॉमिनेटिव केस ढूंढना है
तो ये फार्मूला अप्लाई कीजिए। अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मोहन ड्राइव्स ए कार। मोहन कार चलाता है। तो अब देखिए कौन कौन कार चलाता है? मोहन। मोहन नॉमिनेटिव केस है। दूसरा क्रिया का सब्जेक्ट यानी क्रिया क्या है? तो इसमें एक्शन है ना, ये है क्रिया, ये वर्ब है। वर्ब यानी कार्य क्या हो रहा है? चलाने का कार्य हो रहा है। तो इसलिए ये वर्ब है और वर्ब का सब्जेक्ट मोहन है। तो वर्ब का सब्जेक्ट भी मोहन है और कौन का उत्तर भी मोहन है, इसलिए मोहन क्या है? नॉमिनेटिव केस। और देखिए आई बाई वेजिटेबल्स। मैं सब्जियां खरीदता हूं फॉर माई फैमिली। तो यहां पे देखिए ये वर्ब है खरीदना, खरीदने का कार्य यहां हो रहा है। तो वर्ब का सब्जेक्ट ये है, तो इसलिए ये नॉमिनेटिव केस है। दूसरा तरीका, कार्य करने वाला कौन है? कार्य कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, आई। कौन का उत्तर? कौन कर रहा है? मैं। सब्जियां कौन खरीद रहा है? मैं। तो इसलिए ये नॉमिनेटिव केस है। वर्ब का भी सब्जेक्ट यही है, कार्य करने वाला भी यही है और कौन का उत्तर भी यही है। तो इसलिए ये नॉमिनेटिव केस है। लेकिन ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन। ये क्या था? ये नाउन है। नाउन। तो नाउन किस पोजीशन पे आया है? नॉमिनेटिव केस की पोजीशन पे आया है। प्रोनाउन किस पोजीशन पे आया है? नॉमिनेटिव केस की पोजीशन पे आया है। ये नाउन प्रोनाउन इस तरह से। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो भी आपके सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन 7, प्रोनाउन कितने? 7 नॉमिनेटिव केस बन सकते हैं। 7 प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस हैं और वो याद रखना है। देखो आई वी ये नॉमिनेटिव हैं, यू नॉमिनेटिव है, ही नॉमिनेटिव है, सी नॉमिनेटिव है, इट नॉमिनेटिव है, दे नॉमिनेटिव है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 हैं जो ये नॉमिनेटिव केस बनते हैं। तो ये सर्वनाम हमारे नॉमिनेटिव बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो then like and share the video and subscribe the channel. It is my motivation, it is my sport. Next case is objective. Objective ये इसका दूसरा नाम है एक्यूजेटिव केस। इसको हिंदी में कर्म कारक कहते हैं, कर्म कारक। तो इसको समझने के लिए हम एक वाक्य देखते हैं। ही गेव मी ए बुक। इस सेंटेंस पे गौर कीजिए। जैसे इसमें मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी उसने मुझे पुस्तक दी। तो इनमें से जैसे मी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बुक है जो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी यदि एक सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो उनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस वाक्य में जैसे 2 ऑब्जेक्ट आए हैं, तो मी है जो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक है जो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
तो इनकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे WHOM होम, होम यानी किसे या किसको का उत्तर जो होगा, जो भी उत्तर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी ये ट्रिक यूज कर सकते हैं आप, यानी ये ट्रिक है ऑब्जेक्ट को पता करने की। यानी होम, होम, होम का जो उत्तर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी किसे या किसको का उत्तर। जैसे ये वाक्य है ही गेव मी ए बुक, यदि हम यहां देखें उसने मुझको पुस्तक दी, तो यहां हम प्रश्न करेंगे उसने पुस्तक किसे दी, उसने पुस्तक किसे दी। तो किसे का उत्तर क्या है? मुझे दी या मुझको दी। किसे या किसको का उत्तर कि पुस्तक किसको दी? मुझको दी। तो इसलिए इसका उत्तर क्या आ रहा है? मी। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहां देखेंगे व्हाट, क्या का उत्तर। क्या का उत्तर जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी व्हाट का उत्तर या क्या का जो उत्तर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे उसने मुझको क्या दिया, उसने मुझको क्या दिया, उसने मुझको पुस्तकें दी। यानी ये तो है क्या का उत्तर, और ये मी है जो ये किसे या किसको का उत्तर। तो इसके उत्तर में हमें क्या मिलता है? ए बुक, ए बुक, यानी ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने आ जाएंगे। इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। होम का जो आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस समझने से पहले इन चीजों को समझना जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं यहां पे, मोहन टीचेस अस इंग्लिश। यानी ये सेंटेंस है मोहन टीचेस अस इंग्लिश। तो यहां पे भी दो ऑब्जेक्ट आए हैं, अस और इंग्लिश। अब देखिए मोहन हमें क्या पढ़ाता है, तो क्या का उत्तर क्या है? इंग्लिश। हमें इंग्लिश पढ़ाता है, तो इंग्लिश तो हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मोहन इंग्लिश किसे पढ़ाता है? हमें पढ़ाता है, तो अस हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे पढ़ाता है या किसको पढ़ाता है? हमको पढ़ाता है, तो ये तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये तो क्या है? इनडायरेक्ट। और क्या पढ़ाता है? ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस क्या है। तो इसमें दो चीजें आपने देखनी है, वो क्या? इसकी जो डेफिनेशन होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक चीज। दूसरी चीज है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होता है
उसको हम ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। तो ये परिभाषा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस कहलाते हैं। और क्या खासियत है इसकी? इट इज ए नाउन और ए प्रोनाउन और ए थिंग। यानी जो एक्यूजेटिव केस है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकती है। तो यहां पे लिखेंगे फिर अपॉन होम, जिसके ऊपर, या अपॉन विच, जिसके ऊपर द एक्शन इज कैरिड आउट, यानी जिसके ऊपर कार्य का फल पड़ता है। जिसके ऊपर कार्य का फल पड़ता है उस वस्तु को, उस सर्वनाम को या उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन ड्राइव्स ए कार, यानी मोहन कार चलाता है। तो यहां पे अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब तो हमारी ये है वर्ब, और वर्ब का ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी मोहन क्या चलाता है, क्या का आंसर ए कार है, तो ये हमारा एक्यूजेटिव केस है। और देखिए जैसे ये दिया था ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, अब द बुक इज ऑन द टेबल, इस तरह, यानी ये प्रीपोजिशन है और उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन के बाद है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पीछे ये जो संज्ञा आई है ये ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पे कर रही है, इसलिए ये भी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, एक्यूजेटिव केस है। तो इस तरह से हम कितने ही एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटिव केस। डेटिव केस, इसको हम संप्रदान कारक कहते हैं, संप्रदान कारक। तो हिंदी में इसके लिए हम को या के लिए ये चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, को या के लिए। तो इसमें क्या होता है? तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड डेटिव केस, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डेटिव केस कहते हैं। और क्या विशेषता है इसकी? इट इज ए नाउन, ये कोई नाउन है, या और ए प्रोनाउन, या प्रोनाउन है। फॉर हुम या फॉर विच, जिसके लिए, द एक्शन इज कैरिड आउट, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। यानी ये कोई नाउन या प्रोनाउन है जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, ही गेव राधा ए बुक। तो यहां पे देखिए ही गेव राधा ए बुक, तो इसमें किसके लिए कार्य किया गया है? राधा के लिए, यानी हुम, किसे या किसको का आंसर हमने यहां ढूंढना है।
तो जैसा हम पहले बता के चले हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हुम का आंसर है, यानी ही गेव ए बुक, उसने पुस्तक दी। हुम किसको दी? राधा को दी। तो इसलिए राधा क्या है यहाँ पे? ये डेटिव केस है। और देखिए आई गेव हिम ए पेन, तो यहाँ पे किसको पेन दिया या किसके लिए पेन दिया गया? हिम। तो हिम यहाँ पे क्या है? डेटिव केस है। डेटिव केस यानी किसके लिए कार्य किया गया है? किसको पेन दिया गया है? उसको पेन दिया गया है, इसलिए ये डेटिव केस है। और देखिए मोहन बोट मी ए बुक, यानी मोहन ने मेरे लिए पुस्तक खरीदी। तो किसके लिए पुस्तक खरीदी गई है? मेरे लिए। यानी हुम का आंसर क्या है? मी। तो ये मी क्या है? डेटिव केस है। यानी पहले वाक्य में राधा के लिए कार्य किया गया है, दूसरे सेंटेंस में उसके लिए कार्य किया गया है, यानी उसको पेन दिया गया है। तीसरे कार्य में, तीसरी सेंटेंस में किसके लिए कार्य किया गया है? मी, यानी मेरे लिए कार्य किया गया है। पुस्तक किसको दी गई है? मेरे को दी गई है। पुस्तक किसके लिए खरीदी गई है? मेरे लिए खरीदी गई है। तो इस प्रकार राधा, हिम और मी ये सब क्या हैं? डेटिव केस हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और डेटिव केस के बारे में पढ़ा। तो आई होप you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about vocative case and possessive case. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.